नमस्कार दोस्तों, आज हम रेफ्रिजरेंट और ओजोन के इतिहास के बारे में जानेंगे। और आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन के बारे में इंसानों को लगभग 200 साल पहले पता चला। वह दिन था 13 मार्च 1839। ब्राजील के स्विट्जरलैंड विश्वविद्यालय में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्रिश्चियन स्कानबाइन था। यह एक रिसर्च कर रहे थे। यह रिसर्च बिजली का इस्तेमाल करके पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने का हो रहा था। इन्हीं एक्सपेरिमेंट को करते हुए उन्होंने महसूस किया कि पानी में से एक अलग किस्म की स्मेल आ रही है। वह स्मेल इसी गैस से आ रही थी और इस स्मेल के नाम पर इस गैस का नाम रख दिया गया ओजोन। साथियों, ओजोन ग्रीक के शब्द से आता है जिसको वहाँ के लोग वजाइन बोलते हैं और यहाँ आम भाषा में हम लोग समझे तो स्मेल या बदबू भी बोल सकते हैं। अब इसके 26 साल बाद यानी 1865 के आसपास से एक और खोज की जाती है कि ओजोन मॉलिक्यूल्स 3 ऑक्सीजन आइटम से मिलकर बना है। और उससे भी आगे रिसर्च से पता चला कि सूरज से आने वाली नुकसानदायक किरणें ओजोन लेयर से टकराकर वापस चली जाती हैं। बाद में ये भी पता चला कि ये गैस जहरीला है, हमारे आसपास रहेगा तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वायुमंडल में रहेगा तो हमारे लिए ये कवच का काम करेगा। बाकी इसके स्मेल की बात की जाए तो साथियों, जैसे आपस में दो बिजली के वायर टकराते हैं तो उसमें से जो स्मेल आती है शायद उसी तरीके से कुछ इसकी स्मेल आती है। या ये कह सकते हैं जब बारिश होती है तो पानी के बूंद पृथ्वी पे आते हैं तो जो मिट्टी की खुशबू आती है उस तरीके से इसकी खुशबू आती थी। अब समय आता है साथियों 1921 का। ब्रिटिश के भूभौतिक वैज्ञानिक जिनका नाम DMB डॉप्सन था, वह एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिससे वायुमंडल में ओजोन लेयर की मात्रा नापी जा सके। उस मशीन का नाम डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रखा गया, जो कि उन्हीं के नाम पर रखा जाता है। यह आज तक का एक ऐसा उपकरण है जो कि पृथ्वी पे रह के वायुमंडल में ओजोन लेयर को मेजर करने की प्रक्रिया में काम आता है। और साथियों, एक चीज मैं आपको बता दूं, ओजोन लेयर को डॉप्सन यूनिट में मेजर किया जाता है। जैसे कि हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, लेकिन ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको हम डॉप्सन यूनिट में ही मेजर करते हैं। ओजोन लेयर की थिकनेस 4 से 5 मिलीमीटर है, जिसको हम डॉप्सन यूनिट में मेजर करें तो 3 से 500 डॉप्सन यूनिट में आती है। डॉप्सन के इस मशीन बनाने के 8 साल बाद सिडनी चैंपमैन ने ओजोन इक्वेशन बनाया और दुनिया के सामने रखा। अब साथियों, हम ओजोन के हिस्ट्री को यहीं पे छोड़ते हैं और बढ़ते हैं एक नए रिसर्च के बारे में जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है साथियों, जब इंसान को किसी चीज की जरूरत हो और वह पूरी ना हो तब वह एक खोज की तरफ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ कुछ दशक पहले। गर्मियों के मौसम में मेडिसिन व खाने पीने वाली चीजों को खराब होने से बचाना पड़ता था। बताया जाता है साथियों कि ठंडे जगह से बर्फ की सिल्लियां लाई जाती थी और खाने पीने वाली चीजों को उनके बीच में रखा जाता था, तब जाके चीजें कुछ दिन तक बची रहती थी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, जब बर्फ की सिल्लियां पिघलती थी तो लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तब कुछ वैज्ञानिकों ने इस समस्या का कोई दूसरा उपाय खोजने की कोशिश की। तब उनको एक नया तरीका मिल जाता है जो गैस से चलने वाला होता है, जिसमें अमोनिया व सल्फर डाइऑक्साइड एक कूलेंट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बर्फ से आजादी मिल चुकी थी, पर ये केमिकल जहरीले व बदबूदार थे जो हमेशा लीक हुआ करते थे। अब साथियों, हमें एक ऐसे कूलेंट की जरूरत थी जो जहरीला भी ना हो और बदबूदार भी ना हो, पर ऐसी कोई चीज मौजूद ही नहीं थी। अब समय आता है 1930 के दशक का। तब अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक जिनका नाम थॉमस मिडगली, अल्बर्ट हेने और रॉबर्ट मैकनरी ने 1928 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC रेफ्रिजरेंट बना दिया, जो कि एक खास तरह के मॉलिक्यूल्स का आविष्कार था और कुछ एटम का संग्रह था। इससे वैज्ञानिकों में एक खुशी का माहौल बन गया। तब उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC रेफ्रिजरेंट हमने बनाया है
ये हमारे ओजोन लेयर को डैमेज कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यह CFC गैस रेफ्रिजरेटर में ही नहीं बल्कि एसीओ में भी यूज किया जाने लगा और लोग इसको कई तरीके से यूज करने लगे, जैसे कि हेयर स्प्रे में यूज किया जाने लगा, पेंट में यूज किया जाने लगा। ये सारे तरीकों से इसको यूज किया जाने लगा। इस केमिकल का मशहूर नाम था फ्रियोन, जो कि टूपेंट का एक ट्रेडमार्क था और लोग इसको दशकों तक यूज करने लगे, लेकिन लोगों को इसका कोई नुकसान नहीं दिख रहा था। अब समय आता है साथियों 1950 से 1970 के बीच का। अंटार्कटिका के ऊपर कई सारे रिसर्च स्टेशन लगाए जा रहे थे, जो कि पृथ्वी और अंतरिक्ष पे नजर बनाए हुए थे। इन्हीं में से एक अमेरिका का स्टेशन 1961 में ओजोन लेयर की देखरेख कर रहा था। उसमें डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगाया गया था। यह वह दौर था जब अमेरिका बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च करने की सोच रहा था और अंतरिक्ष यान को चांद पे भेज रहा था। अगस्त 1964 में पहली बार सैटेलाइट का उपयोग किया गया ओजोन लेयर को चेक करने के लिए। यह नासा के निम्बस प्रोग्राम की वेदर सैटेलाइट थी। अमेरिका साथियों ये सोच रहा था कि इतने सारे सैटेलाइट और अंतरिक्ष यान बाहर भेजा जा रहा है, इससे जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं उसका कोई गलत प्रभाव ना पड़ जाए हमारी पृथ्वी पर। अब साथियों 1970 के दशक का आरंभ हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के दो वैज्ञानिक पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन कर रहे थे, जिनका नाम मारियो मोलिना था। मोलिना एक बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहते थे, तभी उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि फ्रियोन गैस मॉलिक्यूल्स जब एसी या रेफ्रिजरेटर से लीक होता है तो जाता कहाँ पे। और साथियों यह किसी को नहीं पता था कि जो ये फ्रियोन गैस है यह खरबों की मात्रा में जाके पृथ्वी के अंतिम छोर पर इकट्ठा हो रहा है। मोलिना और रोलांड इसका रिसर्च करते हैं और उनको ये पता चलता है कि जो ये फ्रियोन यानी CFC गैस है वह हमारे पृथ्वी के उस लेयर को पतला कर दिया है जो कि सूर्य से आने वाली नुकसानदायक किरणों से हमें बचाता है। यह स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने जून 1974 में एक इसके बारे में पेपर पब्लिश किया, जिनका लोगों ने बहुत मजाक बनाया। लोग कहते थे क्या ऐसा भी हो सकता है। फिर साथियों मैं आपको बताता हूँ, इन्हीं लोगों को 1995 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब साथियों समय आता है 1982 का। यहाँ से एक और वैज्ञानिक की एंट्री होती है जिनका नाम जोसेफ फारमैन था। ये हर साल जाके अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल का देख रेख कर रहे थे। फिर एक दिन ऐसा होता है कि उनकी मशीन अचानक रीडिंग बताती है कि अंटार्कटिका के ऊपर 1/3 ओजोन खत्म हो चुका है। यह देखकर उनको विश्वास नहीं होता है। उनको लगता है कि कहीं कुछ मशीन में ही प्रॉब्लम आ गई है और वह फिर मशीन को लेकर चले जाते हैं। अगले साल आते हैं, उनकी मशीन उससे भी ज्यादा रीडिंग बताती है, तो उनको विश्वास नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि इस लोकेशन में ही कुछ प्रॉब्लम है। वहां से पूरा सेटअप इकट्ठा करके वह दूसरे लोकेशन पे जाते हैं। वहां पर देखते हैं तो उससे भी ज्यादा ओजोन लेयर की रीडिंग बता रही थी। तब उनको यह विश्वास हो जाता है कि ओजोन लेयर हमारा 1/3 डैमेज हो चुका है और वह भागे भागे जाते हैं नासा के हेडक्वार्टर पे। वहां वैज्ञानिकों को सारी बातें बताते हैं। तब नासा के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से देखा और यह भयंकर तस्वीर हमारे सामने थी। यह तस्वीरें साल दर साल बड़ी होती चली जा रही थी। जाहिर सी बात थी कि कोई बड़ा एक्शन लेने की जरूरत थी, लेकिन वैज्ञानिकों के मन में एक बात घूम रही थी कि अंटार्कटिका के ऊपर ही ओजोन लेयर क्यों पतला हो रहा है। इसके पीछे कई सारे कारण बताए जाते हैं। इसमें पहला तो ये जो हवा ऊपर की तरफ जाती है वह हमारे नॉर्थ से साउथ की तरफ कन्वेक्शन कर जाती है। ओजोन लेयर का पतला होना ना कि अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया बल्कि अंटार्कटिक के ऊपर भी देखा गया, लेकिन ओजोन लेयर का पतला होना अंटार्कटिका के ऊपर ज्यादा देखने को मिला। इसका एक और कारण बताया गया कि पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, यह एक खास तरह का बादल पाया जाता है जो कि अंटार्कटिका के ऊपर देखने को मिलता है। इन बादलों के बूंदों में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड पाए जाते हैं। ये बादल 78 सेल्सियस डिग्री में बनते हैं जो कि काफी ठंडे होते हैं।
और आप इन गैस के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह गैस हीट से कूलिंग की तरफ बहुत तेजी से जाती है। तभी आपने यह देखा होगा किसी एसी या फ्रिज का कंप्रेसर खराब होता है तो कंप्रेसर को चेंज करने के लिए इस गैस को उड़ाना पड़ता है, क्योंकि साथियों इस गैस को रीस्टोर करने के लिए एसी में जो गैस है उस गैस से भी ठंडी कोई टैंक होनी चाहिए, तब जाके ये गैस उस टैंक में रिटर्न आती है। और यह गैस रिटर्न करना इतना पॉसिबल नहीं होता है किसी एसी या फ्रिज के टेक्नीशियन के लिए। और कोई टेक्नीशियन इसको रीस्टोर कर भी लेता है टैंक को ठंडा करके, तो उसमें कंप्रेसर की ऑयल की मात्रा उसमें मिक्स हो जाती है, जो कि हम रिटर्न गैस चार्ज करते हैं तो वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन लोग उनको ये सोचते हैं कि ये पैसा कमाने के लिए मेरी पूरी गैस उड़ा रहा है। इसी से रिलेटेड साथियों मैं एक YouTube पर वीडियो देखा था, जो कि पटना के मशहूर टीचर हैं, उनका मैं इस अपने YouTube चैनल पे नाम नहीं लेना चाहूँगा। उस YouTube के वीडियो में भी उस एसी टेक्नीशियन के साथ यही हुआ था, पर एसी टेक्नीशियन उनको अच्छे से समझा नहीं पाया था और उनको लगा कि ये टेक्नीशियन पैसा कमाने के लिए मुझे ऐसा ज्ञान दे रहा है। अगर जो साथियों इस वीडियो को आप देखना चाहते होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। और हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आप सभी को ये पता चल गया होगा कि अंटार्कटिका कितनी ठंडी जगह है। इस गैस का जो ट्रांसफर होने की जगह है वह है गर्म से ठंडी की ओर। तो अंटार्कटिका ठंडी थी और पूरे दुनिया में जितनी भी एसी या फ्रिज से गैस लीकेज हो रही थी वो सारी खींची हुई कहाँ चली जा रही थी? अंटार्कटिका के ऊपर। इस वजह से साथियों जो सीएफसी गैस थी वह दिन प्रतिदिन ओजोन लेयर को पतला करती जा रही थी। अब इस कहानी में एक अच्छी खबर तब आती है जब दुनिया भर से पॉलिटिशियन का एक कदम उठाया जाता है। 1985 के इस खोज के बाद अगले साल 1986 में यूनाइटेड नेशन की वार्तालाप शुरू होती है दुनिया भर में सीएफसी गैस को बैन करने का। 1987 में अंतरराष्ट्रीय एक संधि बनाई जाती है और वह सामने आती है 1989 में। कमाल की बात यह है कि एक अंतरराष्ट्रीय संधि बनती है और उसके दुनिया भर के सारे देश मानने के लिए राजी हो जाते हैं और दुनिया के 198 देश इस विषय पर पहल करते हैं। इसके चलते सीएफसी को बदला जाता है एचएफसी से, यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, जिसका एक बुरा असर नहीं पड़ता है ओजोन लेयर पर। लेकिन अब के समय ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसका मैं दूसरा वीडियो बनाया हूं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद 1990 में ही एक्शन लेना शुरू कर दिया जाता है दुनिया भर के देशों के द्वारा। फिर भी सन 2000 में सबसे बड़ा ओजोन होल देखा जाता है। फिर उसके बाद ओजोन लेयर की थिकनेस धीरे धीरे मोटी होने लगती है, जो कि हमारे लिए एक खुशी की खबर होती है। 99% लोग मिलकर इस सीएफसी गैस को इस दुनिया से हटा देते हैं और आज हमें यह रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि ओजोन होल धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। जनवरी 2023 यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के हिसाब से अगले 40 से 50 सालों में ओजोन लेयर पूरा रिकवर हो जाएगा। लेकिन साथियों अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी आपका खतरा टला नहीं है। अभी जो एचएफसी है ये हमारे ऊपर कहर ढाने वाली है, क्योंकि 2016 में इसको भी डेंजरस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। एचएफसी गैस के बारे में आप हमारे अगले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।